गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। मेरा नाम है आयन बनर्जी और हम जो करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं, कल से हमने स्टार्ट किया था, तो कल वाला वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो कल वाला भी आप देख लीजिएगा। ये जो करंट अफेयर्स है ये आपका दिसंबर वाला करंट अफेयर्स है, ठीक है, दिसंबर वाला। उसके बाद हम एक एक करके जाएंगे। बीच में कुछ दिन गैप हो गया था तो इसी वजह से हम कर नहीं पाए, लेकिन अब फिर से करंट अफेयर्स जो है वो कंटिन्यूअस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ो तो ये एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ डायरेक्ट करंट अफेयर्स जो होता है ना, वो एग्जाम में कभी कभी पूछा नहीं जाता। मतलब मैक्सिमम टाइम अगर मान लीजिए 10 करंट अफेयर्स आए हैं, तो उसमें से डायरेक्ट जो करंट अफेयर्स होता है कि ये हुआ है ये हुआ है, ऐसे सवाल बहुत ही कम आते हैं, एक या दो ऐसा आता है। लेकिन जो करंट अफेयर्स के अंदर से जो स्टैटिक होता है, स्टैटिक वाला जो पोर्शन है, उसको लिया जाता है जिससे वो एग्जाम में उसको यूज किया जा सके। तो फर्स्ट करंट अफेयर्स भी आपको जानना है, एंड उसके साथ जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, स्टैटिक भी थोड़ा सा जानना है, तो इसलिए मैं दोनों पे ही ज्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था और आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो फर्स्ट होता है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ठीक है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे का थीम क्या है? देखो, एंटी करप्शन ये जो होता है ना, जो हमारे देश में भी करप्शन है, आपको पता होगा, सब देश में ही करप्शन होता है, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता। तो करप्शन को कम करने के लिए ही इन 2003, ठीक है, 2023, करप्शन को कम करने के लिए, सॉरी 2023 बोल रहा हूँ, 2003, तो यहाँ पर करप्शन को कम करने के लिए ये जो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है, इसको मनाने जाने लगा, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है, इसका थीम क्या है? इसका थीम होता है यूथ अगेंस्ट करप्शन, ठीक है, यूनाइट यूथ अगेंस्ट करप्शन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जान लो, कभी भी कोई डे होता है, अगर आप कभी डे पढ़ो, कोई भी डे, कभी भी कोई डे होता है, तो डे में आपको दो चीजें अच्छे से जाननी होती है, ठीक है, दो चीजें। पहला होगा कि उसका डेट कौन सा है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा उसका थीम कौन सा है, ठीक है। तो एक होता है डेट कौन सा है, एक होता है थीम कौन सा है। डेट कितना होता है? डेट होता है आपका 9 दिसंबर, और थीम क्या है? थीम होता है यूनाइट यूथ अगेंस्ट करप्शन, ठीक है। अच्छा, ये तो हुई करप्शन की बात। अब करप्शन से आपको कौन सा सवाल पूछा जा सकता है, किस टाइप का सवाल आता है? करप्शन से एक बहुत ही फेमस टाइप का सवाल है, बहुत ही फेमस, दैट इज करप्शन, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। एक इंडेक्स होता है कि कोई भी देश में कितना करप्शन है, उसको लेके बात जब होता है, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो ये परसेप्शन इंडेक्स निकाला जाता है कि किसी देश में कितना करप्शन है। अगर 0 है तो उसमें हाईएस्ट करप्शन है, बहुत ज्यादा करप्शन है, और अगर 100 है तो उसमें बहुत ही कम करप्शन होता है। जैसे सबसे कम करप्शन कहां पर दिखेगा आपको? सबसे कम करप्शन दिखेगा आपको डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क होता है फर्स्ट। तो इसका पॉइंट जो होता है वो होता है 90 के आसपास, 90। और सबसे करप्ट जो स्टेट होता है, सबसे करप्ट, वो होता है आपका साउथ सूडान, साउथ सूडान, ठीक है। ये सबसे लास्ट होता है, ये लास्ट होता है, और इसका पॉइंट होता है 8, ओनली 8, ठीक है। 0 होगा तो वर्स्ट है, 100 होगा तो बेस्ट है। तो डेनमार्क 90 है, साउथ सूडान 8 है। अब ऑब्वियसली जब भी आप इंडेक्स देखोगे तो इंडिया का जो कॉन्टेक्स्ट है तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। तो इंडिया जो होती है, इंडिया का पॉइंट होता है 38। मतलब हम करप्शन से अच्छा खासा करप्शन है, ठीक है, इसमें इंडिया में अच्छा खासा करप्शन है। तो इंडिया का रैंक होता है आपका 38, ठीक है। तो दिस इज करप्शन डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, where has the world's highest world memorial has been constructed? तो वर्ल्ड का हाईएस्ट मेमोरियल कहाँ पर बनाया गया है? ठीक है, ऑब्वियसली इंडिया में बनाया गया है, लेकिन कहाँ पर बनाया गया है? तो आप, मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ, ठीक है? तो 30 सेकेंड आपके पास है, तो क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉर मेमोरियल कहाँ पर बनाया गया है? वर्ल्ड का हाईएस्ट वर्ल्ड मेमोरियल बनाया गया है इन गलवान। ठीक है, गलवान। तो गलवान वैली में आपको पता होगा कि जब गलवान इंसिडेंट हुआ था इन 2020, तो एक वैली होती है दैट इज नोन एज गलवान वैली। तो गलवान वैली में क्लैश हुआ था जिसमें बहुत सारे हमारे सेना जो है, ठीक है, 36 जो सेना है वो शहीद हो गए थे। तो इसी वजह से वहां पर बनाया गया है वॉर मेमोरियल, ठीक है, गलवान वैली में। अब ये गलवान वैली जो इंसिडेंट हुआ था वो किसके साथ हुआ था? वो हुआ था इंडिया वर्सेस चाइना, ठीक है, इंडिया चाइना। तो गलवान वैली जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था आपका इंडिया चाइना के बीच, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, जो जो चीज आपको, अब ये जो वॉर मेमोरियल है तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि ये वॉर मेमोरियल है। इसको छोड़कर आपको कौन सा चीज याद रखना है? इससे छोड़कर कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है? जैसे फर्स्ट होता है आपका नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक है, एक होता है नेशनल वॉर मेमोरियल। नेशनल वॉर मेमोरियल ये कहां पर होता है? ये होता है आपका दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। नेशनल वॉर मेमोरियल जितने भी इंडिया के वॉर हुए हैं उसमें जितने भी शहीद हुए हैं, तो वो यहाँ पर इनको मेंशन किया जाता है, ठीक है, जितने भी शहीद हुए हैं सब यहाँ पर होते हैं, दैट इज नोन एज नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक है। तो ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 2019, पहला। अच्छा, दूसरी वॉर दूसरा वॉर मेमोरियल जो आपको पूछा जा सकता है वो होता है आपका विक्ट्री एट सी। ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। विक्ट्री एट सी मेमोरियल, ठीक है, मेमोरियल में एम ही लिख रहा हूँ। सी मेमोरियल ये होता है आपका वाइजैक, ये होता है वाइजैक। और ये जो मेमोरियल है विक्ट्री एट सी, ये मेमोरियल होता है 1971 विन के ऊपर, ठीक है, जब पीएनएस गाजी को डुबा दिया गया था, तो 1971 विन के ऊपर, ठीक है, विक्ट्री एट सी। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूसरा जगह पर जाता हूँ जिससे आपको लिखने में आसानी हो, अलग से मैं लिख सकूं। चलिए, तो सबसे पहला होता है आपका नेशनल वॉर मेमोरियल। नेशनल वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल 2019 में दिल्ली, ठीक है। अच्छा, दूसरा विक्ट्री एट सी, विक्ट्री एट सी ये कहां पर है? ये होता है वाइजैक। अब ऑब्वियसली अगर यहाँ पर है ये जो मेमोरियल्स जब बात होती हो रही है, तो ऑब्वियसली आपको अरुणाचल के प्रदेश का भी मेमोरियल याद रखना पड़ता है, क्योंकि अरुणाचल में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अरुणाचल से आपको दो याद रखना है। एक होता है तावांग वॉर मेमोरियल, तावांग वॉर मेमोरियल, ठीक है, तवांग वॉर मेमोरियल ये बनाया गया था इन 2019, 2019। और दूसरा क्या होता है? दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा जसवंतगढ़, जसवंतगढ़। अब ये जसवंतगढ़ से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है। तो जसवंत सिंह रावत नाम के एक ऑफिसर थे, एक सोल्जर थे, जिन्होंने इंडो चाइना वॉर जब हुआ था, इंडो चाइना वॉर, ठीक है, इंडो चाइना वॉर जब हुआ था इन 1962, तो 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, तो इंडो चाइना वॉर का एक पार्ट होता है, एक पार्ट हुआ था दैट इज नोन एज बैटल ऑफ नूरानांग, बैटल ऑफ नूरानांग। तो ये जो बैटल ऑफ नूरानांग हुआ था, तो उसमें जसवंत रावत जी थे और उनके साथ दो मोनपा फीमेल थी, लोकल थे, एक का नाम था सेला और एक का नाम था नूरा।
तो ये इन तीनों ने बहुत ही वैलेंटली लड़ा हुआ था, तो इसी वजह से यह जसवंतगढ़ यहाँ पर बनाया गया है, उनकी जो वेबरी है, उनकी जो वैलर है, उसको मेमोराइज करने के लिए। तो जो जसवंतगढ़ है वो जसवंत रावत के नाम पर है। उसको छोड़कर इनके साथ दो और पर्सन थे, एक का नाम था सेला, एक का नाम था नूरा। तो जसवंत जब लड़ रहे थे, जसवंत लड़ रहे थे 3 दिन तक उन्होंने अकेला, तीनों ने मिलकर लड़ाई लड़ा। तो उसके बाद एक सप्लायर को चाइनीज आर्मी ने पकड़ लिया, और सप्लायर ने कहा, कह दिया कि वहां पर सिर्फ एक ही पर्सन है। तो वहां पर पूरे की पूरी आर्मी आ गई, और आके जसवंत जो है वो शहीद हो गए, जो सेला है वो शहीद हो गई, बट नूरा को कैप्चर कर लिया गया था। और कैप्चर करने के बाद क्या हुआ, उसका कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे पास नहीं है। ये कहा जाता है कि ब्रूटली उनको टॉर्चर किया गया था और मर्डर भी कर दिया गया, बट नूरा कैप्चर हो गई और जो शेला है वो शहीद हो गई। तो इसी वजह से जो शेला है उनके नाम पे ही वहां पर आपको लेक भी मिलेगा, वहां पर आपको पास भी मिलेगा। ठीक है, सेला पास जो है वो उन्हीं के नाम पर दिया गया है। ठीक है, तो जशवंतगढ़ आपको याद रखना है, एंड तवांग मेमोरियल, ये दोनों चीज आपको अरुणाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। ठीक है, अरुणाचल के प्रदेश में आपको कॉन्टेक्स्ट में इस दोनों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज गलवान। सबसे हाईएस्ट वॉर मेमोरियल कहां पर बनाया गया है, वो होता है गलवान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट होता है, हु बिकम द वर्ल्ड्स youngest 3-year-old to officially rated chess player in 2025 दिसंबर। तो एक देखो, चेस में क्या होता है ना, चेस में एक बॉडी होती है दैट इज नोन एज फीडे। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डेजी चेस। तो ये जो फीडे होती है, तो फीडे क्या करती है, फीडे रेटिंग प्रोवाइड करती है। तो सबसे छोटा बच्चा जो बना है पूरे वर्ल्ड में, सबसे छोटा जो रेटिंग जिसको मिला है, 3 साल की उम्र है, तो उसका नाम क्या है, उनका नाम होता है शारग्य कुशावा। इंडिया का है जिसका नाम होता है शारग्य कुशावा। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही डायरेक्ट, तो इसमें ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही डायरेक्ट है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट वेयर वाज द फोर्थ एनुअल क्वाड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पांस स्ट्रेटेजिक मीटिंग एंड टेबल टॉप एक्सरसाइज अटेंड बाय इंडिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है, तो ये पहले चीज समझ लो कि होता क्या है। ठीक है, एकदम आसान भाषा में होता क्या है, रट्टा नहीं मारना है। देखो, एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप बनाया गया था दैट इज नोन एज क्वाड। अभी जो क्वाड है, क्वाड नॉर्मली जो क्वाड है, तो क्वाड के 4 मेंबर्स होते हैं। कौन से, एक होता है आपका अमेरिका, जिसको हम यूएसए बोलते हैं। दूसरा होता है जापान। तीसरा होता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। एंड चौथा होता है आपका इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे न्यूएस्ट मेंबर है, पहले होता था अमेरिका, जापान एंड इंडिया, ये तीनों होते थे। ऑस्ट्रेलिया सबसे न्यूएस्ट मेंबर है। तो ये चारों देश मिलके बनते हैं क्या, इन ये चारों देश मिलके आपको फॉर्म होते हैं क्वाड। अब ये जो क्वाड ग्रुप है, तो इसका अलग अलग मीटिंग होता है। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स के ऊपर मीटिंग होता है, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर मीटिंग होगा, इन्वायरमेंट के ऊपर मीटिंग होगा। तो ऐसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर जो मीटिंग हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, वो हुआ है आपका होनोलुलु में। ठीक है, ये कहां पर हुआ है, ये आपका हुआ है होनोलुलु। ठीक है, पहला चीज। अब इससे जुड़ा हुआ जो चीज आपको पता होनी चाहिए एज पर द क्वाड, एज पर द क्वाड आपको क्या क्या यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो क्वाड, ये जो क्वाड है, पहले क्या होता था, पहले अमेरिका, जापान एंड इंडिया मिलके एक एक्सरसाइज करता था। ठीक है, जिसमें से उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड किया गया। तो एक नेवल एक्सरसाइज होता था, मैं नेवल लिख देता हूं जिससे आप समझ पाओ। एक नेवल एक्सरसाइज होता था जो बहुत फेमस है, दैट इज नोन एज मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज।
नॉर्मली इस जो ग्रुप है इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता, इसका कोई आप बोल सकते हो कि हेड नहीं होता। ये एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप का कोई भी हेडक्वार्टर या फिर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप का कोई नहीं होता। अच्छा, तो क्वाड ये चीज। अच्छा, इससे इसके बाद यहां से आपको क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, क्या क्या सवाल आ सकता है वर्ड्स के हिसाब से, जैसे डिजास्टर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो कैसे कैसे सवाल यहाँ से डिजास्टर से आ सकते हैं आपको, क्योंकि हर चीज को हम थोड़ा सा बारीकी में देखेंगे, जिससे आप एक बार पढ़ो तो आपको आइडिया हो जाए कि आपको बाकी चीजों को पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिजास्टर्स की बात कर लेते हैं। देखो, डिजास्टर की जब भी बात होगा ना, डिजास्टर की जब भी बात होगा, तो हमारे देश में एक बॉडी होती है जिसका नाम होता है आपका एनडीआरएफ। ठीक है, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। तो यहाँ पर एक एक्ट आया था, यहाँ पर एक एक्ट जान लो, दैट इज नोन एज डिजास्टर डिजास्टर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, सॉरी प्रोटेक्शन बोल रहा हूँ, प्रिवेंशन एक्ट, डिजास्टर प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट 2005। अब ये जो डिजास्टर प्रिवेंशन एक्ट 2005 आया था, तो इसके बिहाफ पे बनाया गया एनडीआरएफ। एनडीआरएफ बना है, और ऑब्वियसली डिजास्टर है, तो आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से हम आएंगे, अरुणाचल प्रदेश से पूरा। ठीक है, तो एनडीआरएफ बनाया कब गया था, उसके बाद वाला साल 2006 में बनाया गया। इसका जो हेडक्वार्टर होता है, इसका हेडक्वार्टर होता है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसके जो हेड होते हैं, इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं आपका पीयूष आनंद। इसके जो हेड होते हैं वो होता है पीयूष आनंद, एक आईपीएस है पीयूष आनंद। और ये जो एनडीआरएफ है ये रिपोर्ट किसको करती है? ठीक है, एनडीआरएफ रिपोर्ट किसको करती है? तो एनडीआरएफ रिपोर्ट करती है होम मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री। अब ऑब्वियसली डिजास्टर से रिलेटेड है, तो डिजास्टर से अरुणाचल में डिजास्टर्स का जो सिस्टम है, वो नॉर्मली दो सिस्टम में सबसे ज्यादा डिजास्टर यहाँ पर आपको दिखेगा। एक होगा आपका सिस्मिक एक्टिविटी, जिसको अर्थक्वेक बोलते हैं, सिस्मिक एक्टिविटी, और दूसरा होता है लैंडस्लाइड। ठीक है, ऑब्वियसली फ्लड भी होता है, लेकिन मेनली ये दोनों चीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इसी वजह से जो डिजास्टर रिलीफ है, तो डिजास्टर रिलीफ के लिए, डिजास्टर के लिए अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट एक स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स भी बनाती है, जो डिजास्टर प्रिवेंशन एक्ट 2005 के हिसाब से ही बनाया गया है। जैसे कौन सा है, इधर आपको दिखेगा, इधर देखेगा अरुणाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब अरुणाचल प्रदेश में डिजास्टर जो होता है वो दो चीजें में याद रखिएगा। जब अर्थक्वेक की बारी आती है, तो अर्थक्वेक में क्या होता है, अर्थक्वेक में देखा जाता है सिस्मिक जोन। ठीक है, अर्थक्वेक में देखा जाता है सिस्मिक जोन। पहले इंडिया में सिस्मिक जोन 5 हुआ करते थे, लेकिन रिसेंटली 2025-26 में रिसेंटली क्या होता है, इसको बढ़ा दिया जाता है एंड 6 जोन कर दिया जाता है, सिस्मिक जोन। सिस्मिक जोन 6 का मतलब सबसे ज्यादा खतरा है वहां पर अर्थक्वेक आने का, और सिस्मिक जोन 1 का मतलब होता है सबसे कम खतरा होता है अर्थक्वेक आने का। तो अरुणाचल प्रदेश अगर की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश, मैं इधर अरुणाचल लिख देता हूं। अरुणाचल प्रदेश सिस्मिक जोन किस में आता है? अरुणाचल प्रदेश आता है सिस्मिक जोन 6 में, सबसे ज्यादा खतरा है। इससे पहले वो अरुणाचल प्रदेश किस में आता था? सिस्मिक जोन 5 में, सबसे हाईएस्ट में ही अरुणाचल प्रदेश आता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है जियोग्राफी। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो प्लेट्स हैं। तो एक होता है आपका इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट, और एक होता है आपका यूरेशियन प्लेट। इंडियन एंड यूरेशियन, ऐसे दो प्लेट्स होते हैं जो आपस में टकरा रहे हैं, और इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश उस बॉर्डर बाउंड्री में आता है। तो इसी वजह से यहाँ पर सिस्मिक जोन 6 होता है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली सिस्मिक जोन 6 है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज, अरुणाचल प्रदेश से एक और चीज आपको याद रखना है। ऑब्वियसली यहाँ पर स्टेट फोर्स तो है ही। ठीक है, लैंडस्लाइड का भी खतरा होता है। ठीक है, यहाँ पर तो लैंडस्लाइड का भी बहुत खतरा है। तो लैंडस्लाइड जो होती है, अब लैंडस्लाइड को तो आप रोक नहीं सकते, तो लैंडस्लाइड को
अच्छे तरह से टैकल करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में एक स्कीम होता है, एक प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट का नाम जरूर याद रखिएगा। उस प्रोजेक्ट का नाम होता है प्रोजेक्ट वर्तक। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्तक। तो लैंडस्लाइड को डील करने के लिए प्रोजेक्ट वर्तक लॉन्च किया जाता है। प्रोजेक्ट वर्तक क्या है? जहां पर लैंडस्लाइड जोन्स है, तो वहां पर उस जोन के सामने जो मशीनरी है, जैसे मान लीजिए बुलडोजर है या फिर चीजें हैं, वहां पर डिप्लॉय करके रखा जाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत ही सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव जोन में जल्दी जाने के लिए वहां पर ही डिप्लॉय किया जाएगा बुलडोजर्स, मेडिकल रिलीफ, ये सब। तो दैट इज नोन एज प्रोजेक्ट वर्तक। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का प्रोजेक्ट है। ऑब्वियसली आपको याद रखना है। और यहाँ पर सिस्मिक जोन 6 में आता है, वो आपको याद रखना है। एंड किस लिए आता है? बिकॉज यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक होता है ऑफ यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट। ठीक है, तो डिजास्टर रिलीफ से आपको ये चीजें चीजें हैं, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा डिजास्टर रिलीफ से आपको याद रखना है। ठीक है, पूरा का पूरा डिजास्टर इस पे ही बात हुआ है, क्वाड समिट में इस पे ही बात हुआ है। तो इस पे हम ऑब्वियसली देखेंगे। ठीक है, च- च- अच्छा, एक सवाल यहाँ पर तो अभी नहीं आया है, लेकिन एक सवाल पूछा मुझे गया था, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सिस्मिक जोन जो है वो मेंशन कौन करता है, मतलब सिस्मिक जोन है, मेंशन कौन करेगा? तो सिस्मिक जोन को मेंशन करता है BIS। BIS, ठीक है, BIS अर्थक्वेक, BIS अर्थक्वेक डिटेक्शन कोड। तो BIS, जो BIS बॉडी है, तो BIS बॉडी का एक कोड होता है, दैट इज नोन एज अर्थक्वेक डिटेक्शन कोड। तो उस अर्थक्वेक डिटेक्शन कोड के हिसाब से यहाँ पर सिस्मिक जोन्स को डिस्कवर किया जाता है। ठीक है, ये आपका पोर्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर कहाँ पर होने वाला है? होनोलुलु में। ओके, नेक्स्ट होता है हु वाज ऑनर्ड एज पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर। ये जो पेटा होता है, ठीक है, पेटा होता है, तो पेटा असली में होता क्या है? पेटा एक संस्था होती है, या फिर बोल सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के ऊपर फोकस करती है। ठीक है, एथिकल ट्रीटमेंट, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो स्ट्रे कैट्स होते हैं, या जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, कोई भी एनिमल होता है, उसका एथिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसको सिर्फ और सिर्फ प्लेजर के लिए किलिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए एक संस्था बनाई गई थी, दैट इज नोन एज पेटा। अब पेटा इंडिया में भी है। तो इंडिया में जो पर्सन है जिसमें सबसे ज्यादा फोकस जो करती है, या फिर आप बोल सकते हो जो सबसे ज्यादा अवेयरनेस फैलाते हैं, उनको कहा जाता है पेटास पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये मेरी कॉम को भी मिला हुआ है, ये प्रियंका चोपड़ा को भी मिला हुआ है। और इस साल किसको मिला हुआ है? 2025 में ये है रवीना टंडन को। ठीक है, ये मिला गया है रवीना टंडन को। अब ये जो पेटा, जब भी बात होती है पेटा, ठीक है, पेटा की जब भी बात होती है, तो ये ऑब्वियसली याद रखिएगा, जो पेटा होता है वो इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब इंडिया में वो कॉन्सेप्ट नहीं था। पेटा जो है वो बनाया गया था इन 1980 यूएसए में। यूएसए में एक जगह होती है दैट इज नोन एज वर्जीनिया। ठीक है, वर्जीनिया, तो यूएसए में बनाया गया था। तो 1980s में पेटा यूएसए में फॉर्म हुआ था। उसके बाद पेटा का अलग अलग सिस्टम इंडिया में भी आया। तो इंडिया में जब भी पेटा की बात होती है, इंडिया में जब भी पेटा की बात होती है, तो जिसको बोलते हैं पेटा इंडिया। तो पेटा इंडिया फॉर्म होता है कब? पेटा इंडिया फॉर्म होता है 2000 में। और इसका हेडक्वार्टर होता है आपका मुंबई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर होता है मुंबई। तो पेटा इंडिया जो फॉर्म होता है वो होता है आपका मुंबई में। तो पेटा यूएसए का है, और पेटा इंडिया यूएसए का ब्रांच इंडिया में है। तो ये एथिकल ट्रीटमेंट है जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उसके ऊपर। जितने भी नॉट स्ट्रे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल किलिंग बंद करना चाहिए और हंटिंग बंद करना चाहिए, ये सब। अब यहाँ पर एक और चीज जान लो, पेटा नॉर्मल एनिमल्स हैं, लेकिन अगर मान लो कि आपको पूछा जाए कि पेटा तो एनिमल्स को किलिंग मिलिंग ये सब में चीज है,
लेकिन एनिमल कंजर्वेशन के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि एनिमल कंजर्वेशन की अगर बात करें, एनिमल कंजर्वेशन, तो एनिमल कंजर्वेशन जो होता है, तो एनिमल कंजर्वेशन के लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है एनिमल कंजर्वेशन के लिए? तो एनिमल कंजर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है IUCN। ठीक है, ये एक बॉडी होती है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो IUCN इंटरनेशनल, ये कब होता है? ये बनता है आपका 1948। इसका हेडक्वार्टर जो होता है, ठीक है, वो होता है ग्लैंड में। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में एक एरिया होता है ग्लैंड। तो और इसके जो हेड होते हैं वो होता है गैरेथ एग्यूलर। ठीक है, इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं गैरेथ एग्यूलर। और ये जो IUCN बॉडी होती है, यहाँ पर एक और चीज मैं मेंशन कर दूं, ये जो IUCN बॉडी होती है, कोई भी जगह पर एनिमल्स कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, या फिर एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कितना उनके ऊपर थ्रेट है, कितना एक्सटिंक्शन थ्रेट है, तो इसकी वजह से IUCN एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसको कहा जाता है रेड डेटा बुक। डेटा लिख दिया, रेड डेटा बुक। ठीक है, रेड डेटा बुक, जहां पर कौन सा थ्रेटेंड है, कौन सा नियर थ्रेटेंड, कौन सा लीस्ट कंसर्न है, कौन सा एक्सटिंक्शन हो चुका है, कौन सा नियर अबाउट एक्सटिंक्शन है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, ये सब। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, आप लोग जरूर बताइएगा कि जो मिथुन है, मिथुन एंड गिबॉन, मिथुन एंड गिबॉन, अब गिबॉन भी दो टाइप के हैं, ठीक है, ईस्ट गिबॉन, वेस्ट गिबॉन, तो दोनों गिबॉन होते हैं। मिथुन और गिबन का स्टेटस क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मिथुन और गिबन का स्टेटस क्या है एज पर द IUCN स्टेटस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये वाला पेपर तो खत्म हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो पेपर थोड़ा सा कम था तो इसलिए नहीं उसको खत्म करना पड़ा, तो ये वाला पेपर यहाँ से फिर से स्टार्ट होता है। ठीक है, सेम ही चल रहा है आपका, आप मान के चलो इसके बाद जो क्वेश्चन है ऐसे स्टार्ट हो, सेम ही चल रहा है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब नोबेल प्राइज डे मेंशन किया जाता है? ठीक है, नोबेल प्राइज डे कब होता है? देखो ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। डेज जब भी होते हैं ऐसे बहुत डायरेक्ट है, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है नहीं पता है, ऐसा डायरेक्ट, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो दैट इज December 10th। ठीक है, December 10th। तो नोबेल प्राइज जब भी बात होती है, जो नोबेल प्राइज की बात होती है, तो नोबेल प्राइज वर्ड जो होता है ना, वो एक स्वीडिश पर्सन थे। ठीक है, एक स्वीडन के एक पर्सन थे जिनका नाम होता है एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल, ये जो एल्फ्रेड नोबेल है, इनके नाम से ही, या आप बोल सकते हो कि इन्होंने एक चीज डिस्कवर किया था जिसका नाम होता है डायनामाइट। तो डायनामाइट जब डिस्कवर हुआ था, डायनामाइट जब डिस्कवर हुआ था, तो डायनामाइट डिस्कवर होने के बाद जो पैसा उनको मिला, तो उन्होंने वो पैसा यूज किया टू प्रोमोट साइंटिफिक कैटेगरीज, जिससे लोगों के पास और भी साधन आ सके और भी पैसा आ सके, जिससे वो और भी आगे बढ़े। तो यहाँ से जो अल्फ्रेड नोबेल ने जो यहाँ से स्टार्ट किया था, तो वही चीज हो जाती है नोबेल प्राइज। अब नॉर्मली जो नोबेल प्राइज होता है, तो नोबेल प्राइज में अगर आपसे कभी पूछा जाए कि नोबेल प्राइज में कितने कैटेगरीज होती हैं, तो नोबेल प्राइज में 6 कैटेगरी होती है। ठीक है, 6 कैटेगरीज होती है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। इकोनॉमिक्स
एंड पीस। ठीक है, तो ऐसे 6 कैटेगरीज होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। और ये जो पीस प्राइज है ना, यहाँ पर एक मजेदार चीज बता दूं, ये जो पीस प्राइज है ये आपको मिलेगा अगर आप पीस प्राइज जीतते हो। ठीक है, पीस प्राइज जीतते हो तो आपको मिलेगा कहाँ से? ये मिलेगा किंग ऑफ स्वीडन से, किंग ऑफ स्वीडन, जो किंग ऑफ स्वीडन है उनको मिला है। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा फिर से सवाल, एक छोटा सा सवाल। रिसेंट इस बार का जो पीस प्राइज है, इस बार का जो पीस प्राइज है वो मिला है अभी के जो वेनेजुएला के करंट, आप बोल सकते हो अभी के जो वेनेजुएला वेनेजुएला के इंटरिम जो हेड हैं, इंटरिम हेड है, उनको मिला हुआ है। इस इंटरिम हेड का नाम क्या है? एक फीमेल है। ठीक है, वेनेजुएला के आपको पता होगा रिसेंट टाइम में अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला भी नहीं किया, अमेरिकन फोर्सेस गई, वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मुद्रो, उनको उठा के लेके चली गई। ठीक है, इंटरिम हेड मतलब वो अभी इंटरिम प्रेसिडेंट है, उनके ऑपोजिट पार्टी में थी, तो वो इंटरिम प्रेसिडेंट है, तो उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है इस साल का। तो इनका नाम क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, who become the youngest and first Asian recipient of Global Humanitarian Award for Animal Welfare in December। ठीक है, तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर, तो जैसे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड क्या होता है, जैसे ये जो वर्ड होता है ना ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड का मतलब होता है कि जो पर्सन है या जो चीजें हैं उनको मदद करना, जो एकदम स्ट्रे लोग हैं या फिर जो रिफ्यूजीज हैं उनको मदद करना, दैट इज नोन एज ह्यूमैनिटेरियन। अब ह्यूमैनिटेरियन यही मदद अगर आप एनिमल में करो, दैट इज नोन एज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर। तो एनिमल वेलफेयर में किसको अवार्ड मिला है? तो यहाँ पर मिला हुआ है अवार्ड अनंत अंबानी को। ठीक है, अनंत अंबानी ये यंगेस्ट हैं और एशिया में फर्स्ट अवार्ड इनको मिला हुआ है, दैट इज अनंत अंबानी। अनंत अंबानी को क्यों मिलता है? क्योंकि ये आपको पता होगा अनंत अंबानी मुकेश अंबानी के बेटे हैं। ठीक है, छोटे बेटे हैं, तो पैसा बहुत है, बहुत पैसा है। रिसेंटली उनकी शादी भी हुई है 5,000 करोड़ में। तो अनंत अंबानी जो है, ये अनंत अंबानी जो है, तो अनंत अंबानी एक आप बोल सकते हो प्राइवेट वेलनेस, प्राइवेट एनिमल वेलफेयर सेंटर चलाते हैं जिनका नाम होता है वंतारा। ठीक है, वंतारा। तो जितने भी एनिमल्स बहुत ही बुरी हालत में थे, जू में थे या फिर सर्कस में थे, तो ऐसे एनिमल्स को क्या किया जाता है, ऐसे एनिमल्स को वो लेके आते हैं, बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, शायद 45 एकड़ का लैंड है, बड़ा बहुत बड़ा एरिया है। तो उस एरिया में अलग अलग जगह पर नेचुरल हैबिटेट उनको प्रोवाइड किया जाता है इन वंतारा। इसको लेके बहुत डॉक्यूमेंट्री भी हुई है, आप लोग देख भी सकते हो, यूट्यूब में देखिएगा बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री भी हुआ है। तो ये जो एनिमल कंजर्वेशन है, तो इसकी वजह से इनको मिला है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एंड इन एनिमल वेलफेयर। ठीक है, अब देखो एनिमल वेलफेयर है तो ऑब्वियसली आपको जो कंजर्वेशन होते हैं तो इंडिया का और अरुणाचल का भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मजेदार बात ये है, जो एग्जामिनर होता है ना वो ये सवाल नहीं पूछेगा झमेला यही है, क्योंकि ये बात सबको पता है, तो झमेला यही है। तो हमारे देश में क्या होता है, अगर आप इंडिया की बात करो, मैं दूसरे पेज पे चला जाता हूँ, उस पेज पे, जिससे इस राइट पे चला जाता हूँ जिससे आपको, अगर आप इंडिया की बात करो, अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में कंजर्वेशन क्या होता है, इंडिया में होता है आपका एबीसी रूल एक होता है। ठीक है, एबीसी रूल, इंडिया में कंजर्वेशन फर्स्ट तो होता है एबीसी। एबीसी रूल का मतलब होता है एनिमल ब्रीडिंग,
ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग, कि एनिमल्स को ब्रीडिंग किया जाए, सिलेक्टिव ब्रीडिंग हो सके या फिर अगर कोई प्रोसेस ब्रीडिंग हो सके, तो ये ब्रीडिंग करके क्या होगा, जो एनिमल्स की पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है एनिमल ब्रीडिंग, दूसरी चीज बहुत सारे आपको एक्ट्स दिखेंगे जो एनिमल या फिर वेल इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। जैसे सबसे फेमस एक्ट जो होता है दैट इज नोन एज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एक्ट, नाम जरूर याद रखिएगा, 1972। ठीक है, 1972। तो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है, इसके बाद फॉरेस्ट एक्ट भी आता है। फॉरेस्ट एक्ट पे नहीं जा रहे क्योंकि वो फॉरेस्ट से रिलेटेड होता है, बट एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट मेनली एनिमल्स को रखा जाता है। और यहाँ पर शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ऐसे शेड्यूल्स होते हैं। तो शेड्यूल 1 में जो एनिमल्स को रखा जाता है वो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड एनिमल्स होते हैं, उन जिनको आपको अगर मारो तो बहुत बड़ा बड़ा सजा हो सकता है। ठीक है, 5 साल 7 साल की सजा विथ 50,000, 1 लाख, 1,50,000 फाइन भी होता है। तो इंडिया में एक्ट्स, कुछ एक्ट्स होते हैं कंजर्वेशन के, कुछ रूल्स होते हैं कंजर्वेशन के। लेकिन आपको इंडिया से ज्यादा आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना पड़ेगा अरुणाचल। ठीक है, अरुणाचल। और रिसेंट ये जनवरी में ही आपका, आज शायद स्टार्ट भी हो चुका है, इसे बोल दूं, एक होता है एनिमल वेलफेयर फोर्टनाइट। एनिमल वेलफेयर फोर्टनाइट नाम का एक प्रोग्राम चल रहा है, जनवरी 14 से जनवरी 30 तक प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, जीव जंतु दिवस भी मनाया जाएगा उसमें। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, एनिमल वेलफेयर वेलफेयर फोर्टनाइट। ये कब से चल रहा है, ये चल रहा है फ्रॉम जनवरी 14 टू जनवरी 30 चलेगा। ठीक है, और इसमें जीव जंतु दिवस भी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। अब अरुणाचल में क्या होता है, अरुणाचल में आपको क्या क्या याद रखना है, अरुणाचल में ये जो चीजें हैं ये तो होता ही होता है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो बियर्स हैं, ठीक है, एशियाटिक बियर्स, मैं एशियाटिक लिख देता हूँ, एशियाटिक जो भालू होता है, तो एशियाटिक भालू को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जाता है दैट इज नोन एज CBRC। ठीक है, CBRC, सेंटर फॉर बियर रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन, सेंटर फॉर बियर रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन। तो अगर बियर्स की बात करें, तो अगर आपको बोला जाए कि कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा बॉडी है बियर को सेव करने के लिए बात करती है, एशियाटिक बियर को, इन अरुणाचल दैट इज CBRC, पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ पर भी, जैसे बहुत सारे हम यहाँ पर भी कुछ एक्ट्स जो प्योर अरुणाचल के लिए हैं, जैसे मान लीजिए प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट, एनिमल क्रुएल्टी एक्ट 1960, एनिमल क्रुएल्टी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट जो अरुणाचल में है फर्स्ट। नेक्स्ट, दो ऐसे बॉडीज भी हैं जो बहुत ही रिनाउंड बॉडीज हैं जो अरुणाचल में काम करती हैं एनिमल्स को बचाने के लिए। जैसे अगर मैं एसोसिएशन की बात करूं, एसोसिएशन की बात करूं तो एक होता है ओजू वेलफेयर एसोसिएशन। ठीक है, ओजू वेलफेयर एसोसिएशन एक होता है, और दूसरा होता है आपका ग्रीन अरुणाचल एसोसिएशन। ग्रीन अरुणाचल एसोसिएशन, तो ऐसे दो एसोसिएशन हैं जो बहुत ही फेमस हैं, ओजू वेलफेयर एसोसिएशन एंड ग्रीन अरुणाचल एसोसिएशन। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे बात करती है, इसके छोड़ के भी बहुत सारे एसोसिएशन हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंजर्वेशन पे बात करते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठा था, यहाँ पर अरुणाचल से आपको ये जानना पड़ेगा, ये जानना चाहिए आपको, एक सवाल उठा था कि जो लॉ है, जो एनिमल किलिंग या हंटिंग को प्रोहिबिट करता है, जो लॉ है, और जो कस्टमरी लॉ है, कस्टमरी लॉ का मतलब होता है जो ट्राइबल्स के कस्टम्स हैं। जैसे एक बफेलो को छोड़ दिया, 1 साल के लिए छोड़ दिया, वो घूम रहा है, और जब टाइम होता है वो जाके जंगल में उस बफेलो को मार के आता है। या फिर जो हॉर्नबिल का शिकार होता था, या फिर जो बंदर का, या फिर जो टाइगर्स का जो भी ज्यादा भी शिकार होता था। तो ये तो कुछ
चीजें हैं जो कस्टम्स में आती है, ठीक है, कस्टम्स में आती है। तो ये जो कस्टम्स में आना, जो किलिंग है, जो एनिमल किलिंग है, ये इस लॉ के हिसाब से तो किलिंग कर नहीं सकते, लेकिन कस्टम्स में दिया जाता है। बहुत सालों से जो कस्टम्स हैं वो कस्टम्स में आते हैं। तो ये जो किलिंग है कस्टमरी लॉ के हिसाब से, और जो नॉन किलिंग है इन टर्म्स ऑफ स्टैट्यूट लॉ, तो ये कौन सा लॉ फॉलो किया जाएगा, तो इसको लेके बहुत ज्यादा विवाद एक समय हुआ, बहुत ज्यादा विवाद हुआ। तो यहाँ पर बिहार में भी सेम विवाद हुआ था। तो बिहार में एक केस हुआ था, दैट इज स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस मुराद अली बेग। एक केस हुआ था, ठीक है, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस मुराद अली बेग। तो स्टेट ऑफ बिहार एवं मुराद अली बेग केस में जो कोर्ट है, तो कोर्ट ने ये कहा कि आप एनिमल किलिंग जो है उसको कस्टम का नाम देके आप एनिमल किलिंग नहीं कर सकते। ओनली कस्टम का नाम देके एनिमल किलिंग नहीं कर सकते। आपको अगर मान लीजिए एनिमल किलिंग है तो एक्सेप्शन कहाँ कहाँ है। पहला एक्सेप्शन है कि अगर आपकी सेफ्टी के लिए आप कर रहे हो, खुद को बचाने के लिए, आप किसी एनिमल को आपने मार दिया, किसी एनिमल चार्ज कर रहा है, अपनी सेफ्टी के लिए मार रहे हो, तो ठीक है, कर सकते हो। दूसरा है कि अगर मान लीजिए कोई डिस्टर्ब एनिमल है, डिस्टर्ब एनिमल मतलब कोई शेर है जो बच्चों को खा रहा है या फिर जानवर को खा रहा है, तो आप उसको शिकार कर सकते हो। तीसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन, ऐसा कोई एनिमल है जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उस एनिमल को आप मार सकते हो। इन तीन केसेस में आपको एक्सेप्शन दिया जाएगा इन केस ऑफ एनिमल किलिंग। बट इसको छोड़कर बाकी अगर सिर्फ और सिर्फ कस्टमर जो कस्टम्स है उसके हिसाब से आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अरुणाचल में बहुत पहले से कस्टम्स आ रहे हैं। कुछ कुछ विलेज काउंसिल्स हैं, जैसे आदि विलेज काउंसिल है, निशी विलेज काउंसिल है, तो ऐसे बहुत सारे काउंसिल्स हैं, तो उन्होंने मना कर दिया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे हॉर्नबिल को लेके बहुत हुआ था कि हॉर्नबिल को शिकार आप नहीं कर सकते। और बाकी जो जगह है तो वहां पर एक चीज मेंशन की जाती है कि ऐसा कोई एनिमल है जो इस एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। शेड्यूल 1, अगर कोई ऐसा एनिमल है जो शेड्यूल 1 में आता है तो उस एनिमल को आप मार नहीं सकते। जैसे टाइगर्स, ठीक है, स्नो लेपर्ड्स, लेपर्ड्स, या फिर आपका बोल सकते हो जो ईगल्स हैं, हॉर्नबिल है, तो ये शेड्यूल नंबर 1 में आते हैं। आप इनकी किलिंग किसी भी हालत में नहीं कर सकते एक्सेप्ट सेफ्टी, रोग एनिमल एंड जो क्रॉप प्रोटेक्शन है, इन तीनों में कर सकते हो। तो ये एनिमल्स से रिलेटेड, कंजर्वेशन से रिलेटेड, और हमारे अरुणाचल में कौन सा लॉ है, कौन सा चीज है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, तो ये पूरा सिस्टम है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द नेम टाइम मैगजीन सीईओ ऑफ द ईयर, सीईओ ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन सीईओ ऑफ द ईयर किसको दिया गया है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही, आप बोल सकते हो, इजी टाइप का क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये किसको दिया गया है, ये नील मोहन को दिया गया है, ठीक है। नील मोहन किस कहाँ के हैं, दैट इज यूट्यूब। नील मोहन जो है यूट्यूब के सीईओ हैं, तो उनको दिया गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ज्यादा इसमें लोट नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वाज विल बी द स्क्वाश वर्ल्ड कप। तो स्क्वाश वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, स्क्वाश वर्ल्ड कप जो होगा ऑब्वियसली इंडिया में होगा, ठीक है, इंडिया में होगा। लेकिन कहाँ पर होगा, तो याद रखिएगा ये होगा चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई। तो स्क्वाश जो होता है ना, स्क्वाश वर्ल्ड कप जो होगा चेन्नई में होगा। और इसके पहले साल, ठीक है, आज 2026 में वर्ल्ड कप चेन्नई में होगा। 2025 में भी इंडिया में ही हुआ था, 2024 में भी इंडिया में ही हुआ था। और ये जो चेन्नई होता है ना, इन इनको कहा जाता है, चेन्नई को कहा जाता है स्क्वाश हब। स्क्वाश एक स्पोर्ट्स है, आपको पता होगा, स्क्वाश स्पोर्ट्स है। जैसे रेसलिंग का जो हब है, रेसलिंग, वो हरियाणा है, ठीक है, रेसलिंग का हब आपको बोल सकते हो हरियाणा है। क्रिकेट का जो हब है, आप बोल सकते हो पूरे इंडिया में महाराष्ट्र, विदर्भ, गुजरात, ये वाला एरिया है, ठीक है। जो चेस का हब है वो साउथ इंडिया है। वैसे ही स्क्वाश जो हब है
वो आपको मोस्टली दिखेगा इन चेन्नई, ठीक है, साउथ इंडिया में चेन्नई में दिखेगा। और यहाँ से एक चीज आपको पूछा जा सकता है कि स्क्वाश का वर्ल्ड चैंपियन कौन है। स्क्वाश के वर्ल्ड चैंपियन कौन है? तो स्क्वाश का वर्ल्ड चैंपियन होता है इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट। सेकंड किसको हराकर वर्ल्ड चैंपियन बना था? तो वो बना था मलेशिया को हराकर, मलेशिया को हराकर। और इंडिया ने इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था आज तक, तो इंडिया थर्ड हुआ था, ठीक है, इंडिया थर्ड हुआ था। तो वर्ल्ड चैंपियन जो है वो इजिप्ट है। तो स्क्वाश वर्ल्ड चैंपियन कहां पर होने वाला है? चेन्नई। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैदराबाद लिखा हुआ है बट है चेन्नई में, होगा चेन्नई में। Okay, गलती लिखा हुआ है उधर। अच्छा, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट है व्हिच इंडिया फेस्टिवल वाज इंस्क्राइब्ड इनटू यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो यूनेस्को जो होती है, यूनेस्को, तो यूनेस्को एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट निकालती है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का मतलब क्या है? कि ऐसी चीज जिसको आप छू नहीं सकते, जैसे शहर छू सकते हो, मोन्यूमेंट्स छू सकते हो, तो दे आर नोन एज टैंजिबल। जिसको आप छू नहीं सकते, ठीक है, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो पर छू नहीं सकते, दे आर नोन एज इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इसमें से कौन सा चीज रखा गया है? तो दैट इज नोन एज दीपावली। दीपावली या फिर आप हम नॉर्मली इसको दिवाली नाम से भी जानते हैं, ठीक है, दीपावली या फिर दिवाली जो है इसको रखा गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। ये 2025 में है, ठीक है, 25 में है। इससे पहले 2024 में भी इंडिया का एक, 23-24 में भी इंडिया का एक चीज रखा गया था, दैट इज नोन एज दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा 2024-25 में आपको दिखेगा, ठीक है। और दीपावली जो है वो 25-26 की है। तो दुर्गा पूजा को भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में रखा गया था और इस बार दिवाली को रखा गया है, ठीक है। यूनेस्को जो होती है यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एडुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर होता है आपको पता होगा, ये बहुत ही फेमस है, दैट इज नोन एज पेरिस। इसका हेडक्वार्टर होता है आपका पेरिस, ठीक है। और यूनेस्को में, अच्छा, एक और चीज बताइए तो, यूनेस्को का जो टेंटेटिव लिस्ट है, टेंटेटिव लिस्ट, ठीक है, यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में, टेंटेटिव लिस्ट में अरुणाचल प्रदेश का कौन सा एरिया आता है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा एरिया आता है? मैं एक एरिया आपको बता देता हूँ, एक एरिया बता देता हूँ। एक होता है आपका जीरो वैली आता है, ठीक है, जीरो वैली एक आता है। और दूसरा आपको लिए छोटा सवाल है कि एक विलेज, एक एंशियंट टाउन है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ उसको, एक एंशियंट टाउन है, एंशियंट टाउन जो मोम्पा कल्चर से आता है, ठीक है, मोम्पा कल्चर का एक एंशियंट टाउन है। इस टाउन का नाम क्या है? ठीक है, ये टेंटेटिव लिस्ट, यूनेस्को हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट अरुणाचल प्रदेश से आता है, ठीक है। तो एक जीरो वैली है और एक एंशियंट टाउन है जो मोम्पा कल्चर का था, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और ये जो पीडीएफ है, जो पीडीएफ हैं वो आपके वेबसाइट में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, वेबसाइट में अपलोड हो जाएंगे, आप लोग उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है।